अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 20 जून है और 20 जून की सुबह भी ईरान ने इजराइल पर ख़तरनाक हमला किया और इस हमले की वजह से इजराइल का 2 शहर बुरी तरह तबाह हो गया है, एक हैफा और दूसरा बीर शबी। बीर शबी में इजराइल को अब अपना एक रेलवे स्टेशन बंद करना पड़ा है। बीर शबी में माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पर भी एक मिसाइल गिरा और ज़बरदस्त तबाही हुई है। और हैफा की जो तस्वीर आई है वो सबसे ज़्यादा हंगामा करने वाली है या सबसे ज़्यादा डरावनी है कि किस तरह ये शहर तबाह हो रहा है। और ईरान के ताज़ा हमले के बाद अब अमेरिका ने मुज़ाकरात करने की पेशकश कर दी है। वो अमेरिका जो कल तक ईरान को धमकी दे रहा था, अनकंडीशनल सरेंडर करने की बात कर रहा था, उस अमेरिका ने अब फ्रांस के ज़रिए ईरान से बातचीत करने की कोशिश की है। लेकिन ईरान की तरफ से भी वाज़े लफ्ज़ों में कहा जा रहा है कि ईरान बातचीत बिल्कुल भी नहीं करेगा। ईरान बातचीत कर रहा था, न्यूक्लियर प्लांट्स पर डायलॉग का सिलसिला जारी था, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने धोखा दिया और ऐसे धोखाबाजों के साथ बातचीत नहीं की जा सकती है। इधर सुप्रीम लीडर का आज का जो ताज़ा बयान सामने आया है उसने और ज़्यादा अमेरिका और इजराइल दोनों की नींद हराम कर दी है। क्या कुछ हुआ है आइए आपको मैं सीधे सीधे एक एक पॉइंट करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये बीर शबी की तस्वीर है और बीर शबी में 20 जून की सुबह ईरान ने कई ठिकानों को टारगेट किया और ज़बरदस्त तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। बीर शबी की जो वीडियो आई है वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग है ये यहाँ आपको दिख रही है जिसको टारगेट किया गया और धुआं उठ रहा है। ये बीर शबी की दूसरी बिल्डिंग है, दूसरी इमारत है। बीर शबी का एक रेलवे स्टेशन भी इस हमले की जद में आया। ये इजराइल में बीर शबी का रेलवे स्टेशन है, इतना खूबसूरत, और इस यहाँ जो तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, उसकी वजह से इजराइल ने अपने इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया है। और अब इजराइल ने बाज़ाब्ता एतराफ़ करना शुरू कर दिया है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के पास जो ताकत है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको रोकने में हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहा है। और मरने वालों की तादाद, ज़ख्मियों की तादाद भी अब इजराइल में लगातार बढ़ती जा रही है। इजराइल ने मीडिया पर सेंसरशिप लगा रखा है, ख़बरें सामने नहीं आ रही है, लेकिन तबाही और बर्बादी जो है वो बढ़ती जा रही है। एक और ये तस्वीर देखिए हैफा की। हैफा जो शहर है इजराइल का बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। इजराइल का दूसरा या कह लीजिए तीसरा सबसे बड़ा अहम शहर है और बंदरगाह पर यह शहर है। हैफा का जो पोर्ट है वहाँ अडानी ग्रुप का भी 70% से ज़्यादा शेयर है। और इस शहर को जो ईरान ने निशाना बनाया है, यहाँ जो तबाही हुई है वो सबसे ख़तरनाक है। आप ज़रा यहाँ पर ठहर कर सुकून के साथ ड्रोन कैमरे का जो शूट है उसकी जो वीडियो सामने आई है आप देखिए कि हैफा में किस कदर बर्बादी हुई है। तो आपने देखा हैफा की इस तस्वीर को, इस मंजरनामा को कि कितनी बड़ी तबाही हुई है। और आप ड्रोन की इन फुटेज को, इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा समझ रहे होंगे कि ये हैफा नहीं, इजराइल नहीं, बल्कि गज़ा पट्टी है। गज़ा पट्टी में जिस तरह इजराइल के दहशतगर्दों ने पूरी की पूरी बिल्डिंग को, इमारतों को, तमाम कम्प्लेक्स को ज़मींदोज़ कर दिया है, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने कुछ ऐसा ही अंजाम हैफा किया है, हैफा का किया है, यहाँ के दूसरे शहरों का किया है। और ये हैफा पहले का था और अब जो मौजूदा हैफा है जिसको आप इधर देख सकते हैं या वीडियो में आपने देखा है, तो ये ईरान के मिसाइल की ताकत है। इधर इजराइल ने यह दावा किया है, आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने ईरान में कई ठिकानों को टारगेट किया है, कई जगह को निशाना बनाया है। और बाज़ाब्ता आईडीएफ ने एक वीडियो जारी करके कहा कि उसने इजराइल पर जो मिसाइल दागा जा रहा था ईरान से, तो मिसाइल का जो लॉन्चर पैड है, जो साइट है, उसको निशाना बनाया है। ये आप देखिए कि आईडीएफ ने हाल ही में ईरान से इस्राएली सरजमीन पर दागे जाने वाले 3 मिसाइल लॉन्चरों और एक फ़ौजी कमांडर पर हमला किया है जो उन मिसाइलों को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। तो ये इजराइल ने दावा किया है और इजराइल लगातार ये दावा कर रहा है कि वो ईरान के मिसाइल का जो ज़ख़ीरा है, जो लॉन्चर साइट्स है, उन सब को तबाह कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि हमारे पास इतना मिसाइल है कि अगर 6 सालों तक ईरान लगातार अगर इजराइल पर मिसाइल फेंकता रहे, मिसाइल से हमला करता रहे, तब भी ईरान का जो मिसाइल है वो कम नहीं होगा। और जंग जैसे जैसे लंबी होती जा रही है
اسرائیل کی جو حالت ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ادھر اسرائیل نیوکلیئر سائٹس پر کل حملہ کیا تھا اور اس خبر کو اب یو این نے بھی کنفرم کر دیا ہے۔ تو یو این کا جو نیوکلیئر واچ ڈاگ ہے اس نے کہا ہے کہ عراق میں کل اسرائیل نے جو حملہ کیا تھا نیوکلیئر فیسلٹی پر، تو اس حملے کی وجہ سے عراق کی بلڈنگ کو نقصان پہنچا ہے، اور یہی CNN کی رپورٹ ہے کہ یو این نیوکلیئر واچ ڈاگ سیز key buildings at Iran's Iraq nuclear facility were damaged in Israel's strike۔ تو کل اسرائیل کا جو اسٹرائک تھا اس سے عراق کی بلڈنگ کو نقصان پہنچا ہے، یہ یو این نے اس خبر کو کنفرم کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو نیوکلیئر سائٹس ہے وہاں اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ رات بھر ایران کا جو فائٹر پلین ہے وہ حملہ کرتا رہا۔ ادھر ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل میں ڈر اور خوف کا جو ماحول ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی عوام اپنے ملک کو چھوڑ کر باہر جا رہی ہے، وہ رہنے کو تیار نہیں ہے، انہیں 1 گھنٹہ بھی سونے کو نہیں مل رہا ہے۔ اور یہ کچھ تصویریں ہیں، جیسے تقریباً 5000 افراد قبرص میں پناہ لے لی ہے، اور قبرص کی سرکار نے ہوٹلز کو یا جو ان کے کنیسے ہیں ان کو رہائش میں تبدیل کر دیا ہے، کچھ ہائی اسکول کو رہائش میں تبدیل کر دیا ہے، اور ان کو وہاں رہنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اور جو دہشت کا ماحول ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ اپنا دیش چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے اسرائیلی ہیں جو یہاں سے نکل کر باہر جا رہے ہیں اور سائپرس میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر جیسا کہ میں نے بار بار کہا کہ اسرائیل نے میڈیا پر پابندی لگا رکھی ہے، کسی بھی میڈیا ہاؤس کو رپورٹ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسی ہی ویڈیو شیئر کی ہے کلیش رپورٹ نے کہ اسرائیلی مین بلاگز جرمن ٹی وی فروم فلمنگ ایران میزائل اسٹرائک سائٹ، کہ ایران نے جہاں پر میزائل سے حملہ کیا تھا وہاں پر جو بربادی ہوئی ہے، اور جرمن کے جرنلسٹ وہاں کی رپورٹنگ کر رہے تھے، ڈاکومنٹس بنا رہے تھے، تو ویڈیو بنانے سے فلمنگ سے روک دیا گیا ہے۔ اور کیا کچھ بات چیت ہوئی ہے وہاں پر، آپ ذرا اس ویڈیو کو بھی سنیے۔ You know you cannot take the video of the location, right? What? You cannot take the video of the location, you know. Who said it? The army said it. And who are you? Who I am? Yeah. A citizen of Israel. Yeah. Who are you? We are from German television. News Okay, you reporters. cannot take the location with. You don't have to care about our work, and you don't need to film me. Yeah, I need to You film You did not ask me. What are you doing? No, you cannot take the video of Come the on, guys. location. Don't disturb our work. No, I will. I will. Have you seen the other No. colleagues there? Maybe you should You go can go there with as all the well. journalists. Maybe you should go there as well. There are several journalists. Okay, you have don't a lot take the video of you the have a lot of location. things to do. You wanna see the order? What? You have wanna the see the Come order? on. Please do not disturb my work. Thank you so No, much. I will. I will. Sir, would you please? No, no, no. Would you please? No, 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 Should no. I call the police now? Yes, call the Oh. police. Right, call the police. Olli, komm, wir gehen mal darüber. I will go to the. What's your name? Well, just No, you will you know are my so name in a ridiculous. minute. are You so have a lot ridiculous. of police officers over there. Go to there. Okay. Tell the Wir police müssen that I mal took ganz video of kurz you and I gucken. didn't let you to take video here. Olli, komm, wir gehen dahin, wo die anderen sind. לב לכל העיתונאים הזרים. اس کے بعد ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل پر جو میزائل سے حملہ کیا ہے، تو ایران نے باضابطہ میزائل لانچ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی ہے، اور دو ٹوک جواب دیا ہے ایران نے اسرائیل کو کہ تم جتنا دعویٰ کرو یہ تمام دعویٰ تمہارا جھوٹا ہے، اپنی عوام کو تسلی دینے کے لیے ہے، ہم میزائل داغتے رہیں گے، تم آسمان پر اپنے جہازوں کو اڑاؤ لیکن ہمارا سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بار بار دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ پوری طرح تباہ ہو چکا ہے، ایران کے پاس اسرائیل کے جنگی جہازوں کو روکنے کی طاقت نہیں ہے، جبکہ ایران کی طرف سے اب بار بار ویڈیوز کو شیئر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی اسرائیل کا جنگی جہاز آتا ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کل رات جب تہران کے آسمانوں پر اسرائیل کے جنگی جہاز آ گئے تھے اور وہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ایران کی ایئر ڈیفنس فورس
फोर्स ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया और इनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के जंगी जहाज़ को रोकने की कोशिश की। और अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो सबसे बड़ी खबर है, और ख़बर यह है कि ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है, जो सबक सिखाया है, इजराइल में जो तबाही हुई है, 100 से ज़्यादा लोगों की कल के हमले में हलाकत हो चुकी है और इजराइल इस खबर को अब छुपा रहा है। ज़ख्मियों की तादाद इजराइल में भी 1600 या 1700 से आगे बढ़ चुकी है और इजराइल अब अपनी बदनामी से बचना चाहता है। वहाँ के लोग बेघर होते जा रहे हैं। तो इजराइल ने डायरेक्ट ईरान से बातचीत नहीं की है, बल्कि इजराइल ने डायरेक्ट अमेरिका से बातचीत की है। और अमेरिका की तरफ से जब भी बातचीत के लिए ईरान के पास मैसेज आता है तो ईरान की तरफ से रिजेक्ट किया जाता है। तो अब अमेरिका बातचीत कर रहा है फ्रांस से, और अमेरिका को पता है कि यूरोपियन ममालिक में अगर किसी मुल्क का ईरान के साथ सबसे अच्छा रिश्ता है, ताल्लुक़ है, तो फ्रांस की हुकूमत है। फ्रांस की सरकार का ईरान की मौजूदा क़यादत से हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है, ताल्लुक़ अच्छे रहे हैं। तो फ्रांस से अमेरिका की हुकूमत ने बातचीत की है कि फ्रांस बातचीत करे ईरान के साथ और किसी तरह सीज़ फायर हो, जंगबंदी हो। आप देखिए, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने फ्रांसीसी हमनसब ज़ा-नोएल बारूद से कहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरानियों से बराह रास्त रब्ता करने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार है। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये अमेरिका के फ़ॉरेन मिनिस्टर है और ये फ्रांस के फ़ॉरेन मिनिस्टर है। और मार्को रूबियो ने इनसे कॉन्टेक्ट करके कहा कि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने जो लगातार झुकाने की कोशिश की थी ईरान को, कहा था अनकंडीशनल सरेंडर करो, उसके बाद कहा था तुम न्यूक्लियर बम नहीं बना सकते, उसके बाद कहा था तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। फिर अमेरिका ने सुप्रीम लीडर को धमकी दी और कहा मुझे पता है वो कहाँ छुपे हुए हैं, उनको मारा जाएगा। लेकिन ईरान किसी भी दबाव में नहीं आता है, वो अपना हमला जारी करता है। और 19 जून को ईरान ने सिजील मिसाइल से हमला किया था, खुर्रम शहर 4 मिसाइल से हमला कर दिया था, जिसने इजराइल में ख़तरनाक तबाही मचाई थी। और उसकी जो तस्वीरें हैं पूरी दुनिया में वायरल हुई। और उसके बाद ही अब अमेरिका का और इजराइल का दोनों का रवैया बदल गया है। इधर इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म का एक बयान सामने आता है कि हमें ईरान के साथ किसी भी किस्म के अमन मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बयान भी बता रहा है कि बिन्यामिन नेतन्याहू कितना ज़्यादा अंदर से डरा हुआ है, खौफज़दा है, और बस वो तसल्ली के लिए कह रहा है कि मुझे दिलचस्पी नहीं है। अगर सच में इसको ईरान के हमले का डर ना होता, ये बातचीत नहीं करना चाहता, तो फिर इसका वही अंदाज़ होता जो ये 1 महीना या पहले दिन ये बोल रहा था, जश्न मना रहा था कि हमने ईरान को तबाह व बर्बाद कर दिया है। उधर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अराग़ची, इन्होंने कई बयान दिया है और ट्विटर पर इन्होंने लिखा कि तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं हो सकती है। ईरान का, या कह लीजिए तेहरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है और हाइपरसोनिक मिसाइल है, इन दोनों मिसाइल प्रोग्राम ने इजराइल की नींद हराम कर दी है, अमेरिका की परेशानी बढ़ा दी है। और अब लोग ये कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम पर भी बातचीत हो, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया है। उसके बाद अब्बास अराग़ची ने यह भी कहा कि अमेरिका ने बार बार ईरान से डायलॉग की बातचीत की है, दरख्वास्त की है, मगर तेहरान ने वाशिंगटन को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि जब तक इजराइल अपना हमला बंद नहीं करता कोई बातचीत नहीं होगी। उसके अलावा अब्बास अराग़ची का कहना है हम इजरायली हमलों के जारी रहने की सूरत में किसी भी फरीक से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। तो ईरान की तरफ से हर महाज पर तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जा रहा है और कहीं भी कोई लचक नहीं दिखाई जा रही है। इधर कल जब ईरान ने सिजील मिसाइल से और खुर्रम शहर 4 मिसाइल से हमला किया इजराइल पर, और आज यानी 20 जून का जो हमला हुआ, तो इन हमलों को रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। फिर वाशिंगटन ने, अमेरिका ने, दुनिया भर ने सवाल उठाया कि इतना महंगा तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम है और वो रोकने में नाकाम क्यों है। तो आज इजराइल की जो इंटेलिजेंस के अफसर है उसने इंकशाफ किया है, उसने इतराफ़ किया है कि क्यों वो ईरान के मिसाइल को रोकने में नाकाम है। और जो कहा गया है वो रिटर्न में है कि ईरान के पास अब भी जदीद तरीन मिसाइल मौजूद हैं और वो उनका इस्तेमाल कर रहा है
उनके मिसाइल बहुत तेज़ हैं, जिसकी वजह से हमें तैयारी के लिए कम वक्त मिलता है। सबसे अहम बात यह है कि ईरानी मिसाइल हमले के आखिरी मरहले में नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें इंतहाई दुरुस्तगी से अपने मतलूब हदफ को निशाना बनाने के काबिल बनाता है। ईरान के पास अब भी इतने मिसाइल हैं कि वो तवील अरसे तक जवाब दे सकता है, और वो हिकमत अमली से सब्र से काम ले रहे हैं। जब हम ये कहें कि ईरानी हुकूमत ख़त्म होने वाली है तो हमें बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए, क्योंकि हकीकत इसके बरक्स है। ये इंटेलिजेंस का एतराफ़ है। आप देखते हैं कि जब भी लड़ाई होती है तो हुकूमत का या सियासतदानों का रवैया अलग होता है, आर्मी का अंदाज़ अलग होता है। आर्मी को, इंटेलिजेंस को सामने वाले मुल्क की ताकत का अंदाज़ा रहता है कि सामने वाला कितना ताकतवर है। तो बेंजामिन नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप जितना भी दावा करे कि ईरान की कोई फ़ौजी ताकत नहीं है और एक हफ़्ते में ईरान को शिकस्त से दो चार कर दिया जाएगा, लेकिन इंटेलिजेंस को अंदाज़ा है कि इजराइल के पास कितना मिसाइल है, उसकी ताकत क्या है। और जितना भी दावा कर दिया जाए कि ईरान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और इजराइल ने ईरान को शिकस्त दे दिया है, वो पॉसिबल नहीं है। सच्चाई इसके बरक्स है। और जो सबसे बड़ी बात आई है कि ईरान का जो मिसाइल है बहुत तेज़ है, तो जब तक एयर डिफेंस एक्टिव होता है इजराइल का, मिसाइल अपने टारगेट के करीब पहुंच जाता है। और दूसरी खूबी ईरान के मिसाइल की यह है कि अपने नेविगेशन को पहले एक्टिव नहीं करता है। यानी इन मिसाइलों का टारगेट क्या है? मिसाइल इजराइल के किस शहर पर जाकर के गिरेगा, किस बिल्डिंग को निशाना बनाएगा, पहले इसको एक्टिव नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से दुश्मन को ये पता नहीं चल पाता है कि इस मिसाइल का हदफ क्या है, टारगेट क्या है, कहाँ जाकर के ये हमला करेगा। और जब हदफ नहीं पता चल पाता है, टारगेट नहीं पता चल पाता है, तो उस मिसाइल को रोकना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ एक्टिव नहीं हो पाता है और करीब पहुँच कर ये नेविगेशन कौन करता है कि उसका टारगेट कहां है। और जब तक एयर डिफेंस सिस्टम को पता चलता है, इजराइल की आर्मी को पता चलता है, तब तक मिसाइल टारगेट को हिट कर देता है। और इसी वजह से इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरा का पूरा नाकाम साबित हो रहा है। इधर एक और बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के पासदारान इनकलाब के कमांडर हैं मोहसिन रज़ाई। इन्होंने ईरान के ही एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है और अपने इंटरव्यू में इन्होंने इजराइल के कई दावों को गलत बताया है। उसके अलावा ये भी बताया है कि ईरान की जंगी ताकत क्या है और ईरान पर क्यों कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो इजराइल ने अब तक ईरान पर हमला किया है, उस हमले में आम शहरियों की, आम सिविलियंस की हलाकत हो रही है ज़्यादा। 13 जून का जो पहला हमला था, उस दिन तो 20 या कह लीजिए 25 टॉप कमांडर की या न्यूक्लियर साइंटिस्ट की शहादत ज़रूर हो गई, जिसमें मोसाद ने अहम रोल निभाया था, गद्दारी का बड़ा किरदार था। लेकिन उसके बाद ईरान ने अपने आप को मुनज़्ज़म कर लिया है। तो मोहसिन रज़ाई ने कहा कि दुश्मन ये समझता है हमारी जौहरी तनसीबात यानी न्यूक्लियर साइट्स और फैसिलिटी तबाह कर दी गई है, लेकिन हम पहले ही वहाँ मौजूद तमाम मवाद यानी यूरेनियम को वहाँ से शिफ्ट कर चुके थे। वो सब अब भी हमारे कब्ज़े में हैं। हमें मार्च में ही खबर मिल गई थी कि जंग होने वाली है। मोहसिन रज़ाई ने यह भी कहा जो फैक्ट्रियां हम न्यूक्लियर यानी जिन फैक्ट्रियों में हम न्यूक्लियर बनाते थे वो अब भी हमारे पास हैं। हमारे साइंटिस्ट भी अब तक हमारे साथ हैं। मार्च में हमें और हमारे दोस्तों को यकीन हो गया था कि जंग होने वाली है। हमने अपनी मिसाइल सलाहियतों और कुछ साइबर ताकत को 5 से 6 गुना बढ़ा दिया है। इसके अलावा मोहसिन रज़ा ये भी कह रहे हैं हमारे हमले मौसर होने चाहिए। अब तक जो कुछ किया गया है वो काफ़ी नहीं है। हम हर गुज़रते दिन के साथ अपने रद्द अमल की, अपने जवाब की शिद्दत को बढ़ाते जाएंगे। पिछले 38 घंटों में हमने सिज्जील और फतह मिसाइल फायर किए और रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही है और दुश्मन ने भी इस ताकत का अंदाज़ा लगा लिया है। उधर इजराइल को सबसे ज़्यादा उम्मीद यह थी कि अमेरिका फौरी तौर पर मदद करने के लिए आ जाएगा, अमेरिका पूरा सपोर्ट करेगा, लेकिन अमेरिका खुलकर अभी तक इस जंग में नहीं आया है। अमेरिका ने इजराइल को अपना साजो सामान तो भेज दिया है, कुछ मदद भेजी है और इजराइल ने उस वीडियो को भी जारी किया है ताकि पता ये चले कि अमेरिका ने इजराइल को तनहा नहीं छोड़ दिया है। लेकिन दूसरी तरफ कल व्हाइट हाउस में तीसरी मर्तबा सिचुएशन रूम में ट्रंप ने सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद व्हाइट हाउस ने यह कहा कि अगले 2 हफ्तों के बाद अमेरिका फैसला करेगा कि वो इजराइल का खुलकर इस जंग में साथ देगा या नहीं देगा। आप सुनिए व्हाइट हाउस से क्या कुछ कहा गया। Now,
regarding the ongoing situation in Iran. I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. तो आपने सुना व्हाइट हाउस को, साफ लफ्ज़ों में व्हाइट हाउस ने जारी कर दिया अपना बयान के अगले 2 हफ्ते के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का फैसला होगा कि वो ईरान पर हमला करेगा या नहीं करेगा। हालांकि रिपोर्ट ये भी है कि अमेरिका ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका का बहरी बेड़ा भी मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है और पिछले एक वीडियो में मैंने तफसील से बताया कि ईरान के चारों तरफ जो ममालिक है वहां अमेरिका का मिलिट्री बेस मौजूद है, लेकिन अमेरिका अपने उन मिलिट्री बेसेस को शदीद ज़रूरत के बाद ही इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के मौजूदा सदर ट्रंप की पॉलिसी ये थी कि वो जंग नहीं करना चाहते हैं बल्कि वो अमन करना चाहते हैं। वो जंग करने वाले ममालिक के दरमियान सुलह समझौता कराना चाहते हैं। माशी तौर पर अमेरिका को वो पावरफुल बनाना चाहते हैं, लेकिन इजराइल के सामने झुकना भी अमेरिका की मजबूरी है। लेकिन अमेरिका ने फ़िलहाल टाल दिया है और जैसे ये खबर सामने आती है कि अमेरिका ने 2 हफ्तों के लिए टाल दिया है कि वो इस जंग में नहीं आएगा। इजराइल में इजराइल की सरकार के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त तनकीद हो गई है और वहाँ एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने लगी है जो एक तरह से जोक है और इस वीडियो को यहाँ शेयर करना मुझे नहीं लगता सही है। लेकिन आप ज़रा इसका कुछ पार्ट ज़रूर देखिए कि किस तरह ये जोक अब इजराइल की आवाम में वायरल हो रहा है और वहाँ के लोगों को लग रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को आगे बढ़ाकर छोड़ दिया है। Count of 3. 1, 2, 3! Honey, what happened? I'm so sorry. I bailed at the last second, but I'm ready now. I promise. All right. Ready? 1, 2, 3! Come on! इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ने इजराइल को जंग में ढकेल दिया है और अमेरिका फिलहाल इजराइल के साथ नहीं आ रहा है। और अगर अमेरिका इसी तरह इजराइल का साथ ना दे, अमेरिका इजराइल की मदद ना करे, तो फिर इजराइल 1 महीना भी इस जंग में ईरान के सामने नहीं टिक सकता है। ये अलग बात है कभी भी इनडायरेक्ट और छुप छुप कर अमेरिका इजराइल की हर तरह मदद कर रहा है। अमेरिका इजरायली जहाज़ों की रिफ्यूलिंग कर रहा है, उसको अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है। इराक़ और जॉर्डन का एयर स्पेस इस्तेमाल करने की अमेरिका इजराइल को इजाज़त दे रहा है और यही वजह है कि इजराइल ईरान पर और तेहरान पर आकर हमले कर रहा है। कुछ और रिपोर्ट सामने आई है और जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है वह ज़रा देखिए क्या कुछ हुआ है। ईरान के डिफेंस सिस्टम ने तेहरान के साउथ में जो कहर यज़क है वहाँ पर एक इजराइल के ड्रोन को मार गिराया है। उसके अलावा ईरान के दिफाई सिस्टम ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के कई हमलों को रोकने की कोशिश की है। आप इसकी जो वीडियो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुरिस्तान के सूबे में इजराइल के लिए काम करने वाले 16 मोसाद के एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया है। ईरान में जो मोसाद के एजेंट हैं लगातार पकड़े जा रहे हैं और मज़ीद 16 पकड़े गए हैं। उसके बाद नॉर्थ ईरान का जो एक शहर है रिश्त, उस पर भी इजराइल ने हमला किया और धमाकों की आवाज़ें सुनी गई थी। तो ये ईरान पर इजराइल का एक बड़ा हमला था और इस हमला को रोकने में ईरान नाकाम रहा। उसके बाद कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की गई और दावा किया गया कि इजराइल के जंगी तैयारों ने बंकर में मौजूद ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई पर हमला किया है और कुछ लोगों ने यह भी सोशल मीडिया पर दावा कर दिया कि उनकी मौत हो गई है। लेकिन बाद में इजराइल के मीडिया हाउसेज ने, सोशल मीडिया अकाउंट्स ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया, पोस्ट को हटा दिया और कहा पुरानी पोस्ट थी और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तेहरान के बंकर में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को निशाना बनाने के दावे झूठे साबित हुए हैं। शेयर की गई वीडियो भी पुरानी है और असल पोस्ट को इजराइल के मीडिया हाउसेज ने हटा दिया। उसके बाद हिजबुल्लाह, जिसको ईरान की प्रोक्सी कहा जाता है, वो लेबनान में मौजूद है। पहले दिन तो लेबनान से हिजबुल्लाह का बयान सामने आया था कि वो किसी के साथ नहीं है, लेकिन अब हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम ने कहा कि इस जंग में हम गैर जानिबदार नहीं रह सकते हैं, बल्कि हम मुकम्मल तौर पर ईरान का साथ देंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से
اسرائیل پر حملہ کریں گے۔ نعیم قاسم کہہ رہے ہیں جو حزب اللہ کے نئے رہنما ہیں، ہم غیر جانبدار نہیں ہیں، ہم ایران کا ساتھ دیں گے اور وہی کریں گے جو ہمیں درست لگے گا۔ اور یہ بیان سامنے آنے کے بعد اسرائیل کی طرف سے بھی ریئیکشن سامنے آیا ہے، اور اسرائیل کے ایک منسٹر نے کہا کہ حزب اللہ کے نئے رہنما نے اپنے پیشرو یا اپنے سابق رہنما حسن نصر اللہ سے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے، ان کا بھی وہی انجام کر دینا چاہیے، شہید حسن نصر اللہ کی طرح انہیں بھی شہید کر دینا چاہیے۔ یہ اسرائیل کا بیان سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد یہ خبر آپ جان چکے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ آئندہ 2 ہفتوں میں ایران سے متعلق کوئی فیصلہ کریں گے، اور ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک 2 ہفتہ لگے گا اس وقت تک تو آدھا اسرائیل ایران کے میزائل حملوں سے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ 5000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، 5000 سے زیادہ دیش چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور جانے کے لیے لوگ بے چین ہیں لیکن انہیں جانے کا راستہ نہیں مل پا رہا ہے۔ ادھر ایران ریڈ کرسنٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں ہمارے 5 اسپتالوں کو نقصان پہنچا ہے، اور ہم نے ان غیر قانونی حملوں کے ثبوت عالمی اداروں کو جمع کرا دیے ہیں۔ کل اسرائیل پر ایران نے ایک حملہ کیا تھا، جو حملہ IDF کی ایک بلڈنگ پر تھا، اور اسی کے ساتھ اسرائیل کا ایک ہسپتال بھی تھا روسو کا، جس ہسپتال کے نیچے آرمی کی ایکٹیویٹی کو انجام دیا جاتا تھا۔ IDF اپنی سرگرمیوں کے لیے اس ہسپتال کو استعمال کر رہا تھا۔ اب اس کے جواب میں اسرائیل نے ایران کے 5 ہسپتالوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہسپتال پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا۔ کل کے حملے کے بعد اسرائیل پوری دنیا میں اور پوری ویسٹرن میڈیا میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ ایران نے اسرائیل میں ہسپتال پر حملہ کیا ہے، جو عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن ہسپتال پر حملوں کا آغاز تو اسرائیل نے کیا۔ غزہ پٹی کے جتنے ہسپتال تھے ان تمام ہسپتالوں پر اسرائیل نے حملہ کیا، بچوں کو شہید کیا، ماؤں کو شہید کیا، عورتوں کا جینوسائیڈ کیا۔ لگاتار دنیا اسرائیل کو سمجھاتی رہی لیکن اسرائیل کسی کا نہیں سن رہا تھا، اور جب کل ایران نے ایک ایسے ہسپتال کو ٹارگٹ کیا جس ہسپتال کے نیچے اسرائیل جنگی سرگرمیوں کو، عسکری کارروائیوں کو انجام دے رہا تھا، تو پھر اسرائیل بلبلا اٹھتا ہے اور پوری دنیا میں نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہے، اور ویسٹرن میڈیا بھی اس کا سپورٹ کرتا ہے۔ میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ کوئی بھی کسی بھی دیش کے ہسپتال پر حملہ کرے، یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اسرائیل پر حملہ ہوا تو اسرائیل نے بھی تو اتنے جگہوں پر ہسپتال پر حملہ کیا ہے۔ خود ایران پر 3 دن پہلے الفارابی ہسپتال پر اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا، اور پوری دنیا چپ اور خاموش تھی۔ اور اس رپورٹ کا اب یہ آخری پارٹ ہے، اس کو بھی سن لیجئے، اور یہ آخری پارٹ ہے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کا بیان۔ سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی خاموش نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی قوم کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور لگاتار اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی طرح ڈٹے رہو، جمے رہو، ہماری جیت ہوگی۔ پچھلے دنوں ایرانی قوم نے، ایرانی عوام نے تہران کے سڑکوں پر آ کر پروٹیسٹ کیا، تو اس کی بھی انہوں نے تعریف کی ہے۔ اپنے ٹویٹر پر سپریم لیڈر نے 3-4 ٹویٹ کیا ہے، اور پہلے ٹویٹ میں سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی نے لکھا، صہیونی دشمن کو سزا دی جا رہی ہے اور یہی لمحہ اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں قرآن کریم کی آیت کو لکھا، اور اس میں وہاں انہوں نے کہا، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 126۔ اس کے علاوہ سپریم لیڈر نے اس پوسٹ کے نیچے لکھا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایرانی قوم کو، حق کو اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو فتح عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سپریم لیڈر نے ایک اور ٹویٹ میں لکھا، میں اپنی عزیز قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دشمن کو یہ محسوس ہو گیا ہے کہ آپ اس سے خوف زدہ ہیں تو آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، لہٰذا آج تک آپ نے جو رویہ اختیار کیا ہے اسی پر ثابت قدم رہیں اور اسے مزید قوت و استقامت کے ساتھ جاری رکھیں۔ یہی حقیقت ہے کہ صہیونی حکومت کے امریکی دوست میدان میں اتر آئے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اس حکومت کی کمزوری اور ناتوانی کی علامت ہے۔ تو سپریم لیڈر اپنی قوم کا
अपनी आवाम का हौसला लगातार बढ़ा रहे हैं और आज जुमा की नमाज के बाद तो लाखों लोगों ने सड़कों पर उतरकर तेहरान में एहतजाज किया है। जुमा की नमाज कई बड़ी बड़ी ईदगाहों में वहां अदा की गई है और ईरानियों ने आकर के मैसेज दिया है कि जितना भी दावा करे इजराइल ईरान पर हमले का, अमेरिका हमले का, ईरानी तेहरान में ही रहने वाले हैं, ये तेहरान को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। एक नफसियाती जंग होती है और लगातार एक नफसियाती दबाव बनाया जा रहा था ईरानियों पर अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, वेस्टर्न मीडिया की तरफ से कि ईरानियों ने तेहरान को खाली करना शुरू कर दिया है। बार बार इजराइल ये भी नोटिस इशू कर रहा था कि ईरानी तेहरान को खाली करके चले जाएं वरना सब हलाक कर दिए जाएंगे। और इसी तरह के ऐलान के बदले में ईरान की तरफ से भी इजराइल को दो टोक धमकी दी जाती थी कि हैफा में रहने वाले तमाम लोग उस शहर को खाली कर दें या तिल अबीब में रहने वाले वहां से निकल जाए या इजराइल के दूसरे शहरों को टारगेट करके ईरान ने भी इसी तरह का ऐलान किया। और अब तक की लड़ाई जो 8 दिन हो चुकी है, ईरान तुर्की बतुर्की इजराइल को जवाब दे रहा है और कहीं पर भी ईरान पीछे नहीं है। और सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई ने वाज़े लफ्ज़ों में कह दिया है कि जंग अब बाज़ाब्ता शुरू हो चुकी है और इस जंग का इख्तिताम अब ईरान ही करेगा। इजराइल के चाहने से इस जंग का खात्मा नहीं होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मिल्लत टाइम्स को देखते रहिए।